नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, युद्ध कोई भी हो और युद्ध की वजह कुछ भी हो, लेकिन युद्ध से बड़ा अपराध, जंग से बड़ा जुर्म इस दुनिया में कोई नहीं है। और एक ऐसी ही जंग में अगर हर रोज हर दिन बेगुनाह लोग, मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग रोज सैकड़ों की गिनती में मारे जा रहे हो, गोलियों से, बम से, मिसाइल से, तो मुझे लगता है कि ऐसे जुर्म पर, ऐसे अपराध पर बोलना ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों, अगर फ़िलिस्तीन से हमारे बरसों बरस के एक इमोशनल रिश्ते रहे हों और इज़राइल से भी हमारे दशकों से एक व्यापारिक रिश्ते रहे हों, खासकर डिफेंस के, और इन दोनों के बीच में ही जंग हो जाए, तो फिर ये सवाल बेमानी है कि जंग कैसे शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी, कौन इसको ख़त्म करेगा, कौन इसको रोकेगा, कौन सीज़ फायर करेगा। इस सवाल से कहीं ज़्यादा अहम ये बात है कि क्या ये जंग धीरे धीरे और तेज़ हो रही है, क्या ये घमासान बढ़ता चला जा रहा है, और क्या ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या कोई एक ऐसी अंधी सुरंग है जिसमें ये जंग अंदर उतरती चली जा रही है। अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट, जी हाँ, हिंदुस्तान नहीं, इजराइल नहीं, फिलिस्तीन नहीं, अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट देखेंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह मौत की जो गिनती है, बेगुनाह लोगों की मौत की गिनती तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट की है, ताज़ा तस्वीर है, और ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये उस जगह के हैं, गाज़ा पट्टी के, जहाँ आबादी का घनत्व, जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, और यहीं पर हमले हो रहे हैं। और ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग दरअसल वो जो ताज़े हमले हो रहे हैं, जहाँ लोग मारे जा रहे हैं, ये लाल रंग उसको जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। और ये जो ऑरेंज कलर है, ये जो पुराने हमले हुए, यानी इन जगहों पर हमले बरसों से हो रहे थे, वो ऑरेंज कलर में, और जो ताज़े हमले हैं घनी आबादी के इलाकों में, वो रेड कलर से। और अगर आप गौर से देखेंगे तो धीरे धीरे ये जो लाल रंग है हर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और यही जो लाल रंग है ये हमें और आपको दंग कर रहा है। सवाल इस बात का है कि दुनिया दंग नहीं हो रही, बाइडेन को असर नहीं है, ब्रिटेन को असर नहीं है, बहुत से ताकतवर हुकूमतों को इसका असर नहीं है, कोई रोकना नहीं चाहता, लाल रंग बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, तबाही का आपने आज एक्सरे तो देख लिया, और ये ताज़ा एक्सरे, आज का ही एक्सरे है, जहाँ पर मौत के लाल रंग के निशान बढ़ते चले जा रहे हैं गाज़ा पट्टी के नक्शे पर। अब इसके भीतर क्या वजह है, ये जंग किस तरफ जा रही है, क्या कारण है, कौन इसे रोक सकता है, कितना नुकसान है, हिंदुस्तान का कितना नुकसान है, इससे मैं एक एक करके परतें आज हटाने जा रहा हूँ। और बहुत से ऐसे सवाल जिनका जवाब देने की आज कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा कैमरे पर, वो भी हमारे एक्सपर्ट्स आज आपको देंगे। लेकिन जो बेसिक, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जो हजारों की तादाद में जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, ये संख्या कब रुकेगी, इस पर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप कब लगेगा, और कौन लगाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, क्या हिंदुस्तान जिसके इमोशनल रिश्ते फिलिस्तीनियों से रहे हैं, और वो हिंदुस्तान जिसके बिजनेस रिलेशन इजराइल से रहे हैं, और वो हिंदुस्तान जो सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस से होता हुआ यूरोप तक एक नया रास्ता बना रहा हो व्यापार का, एक नया कॉरिडोर बनवा रहा हो व्यापार का, क्या वो भारत एक बेहतर भूमिका निभा सकता है इस जंग में पूर्ण विराम लगाने की, या कम से कम अर्ध विराम लगाने की, या कम से कम सीज फायर करने की? कि भारत पहल करने जा रहा है या करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम, ये जो जंग है, कई समंदर पार ये जो जंग हो रही है यहूदियों में, मुस्लिम्स में, क्या इस जंग को हम हिंदुस्तान में वोटों की दृष्टि से देख रहे हैं? क्या यहाँ पर वोटों की राजनीति की जा रही है 2024 के इलेक्शन को लेकर? इसका भी सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा, हमारे एक्सपर्ट देंगे। और उससे भी बड़ा सवाल कि हमारी जो मीडिया, और एक खास मीडिया,
गोदी मीडिया, क्या वो जिम्मेदार तरीके से इस जंग को आप तक पहुंचा रही है? आपके ड्राइंग रूम में, आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या ये जंग सही तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, या कुछ और दिखाया जा रहा है टीआरपी के नाम पे? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे युद्ध का, संघर्ष का हल क्या है? मुझे लगता है आज के जो दो एक्सपर्ट्स हैं, एक को तो आप जानते हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर, और दूसरे हैं उमाकांत लखेड़ा। फॉरेन अफेयर्स में विदेश मंत्रालय की बरसों बरस रिपोर्टिंग की है, बाल पक गए उनके। और सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने इसलिए लाया हूं क्योंकि वो एक बेखौफ और निष्पक्ष आवाज है। उमाकांत लखेड़ा, अशोक वानखेड़े टाइगर इस जंग को उसी तरह समझने की कोशिश करते हैं जैसे शीशा आईना तस्वीर दिखाता है। मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलता हूँ उमाकांत लखेड़ा और अशोक वानखेड़े साहब के पास। पहला सवाल जो मेरा है वो टाइगर से। टाइगर, ये युद्ध जो हो रहा है, ठीक है, शुरू में हमास ने हमला किया, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इजराइल ने वहां पर हमला किया और तमाम बेगुनाह, हजारों बेगुनाह, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, अस्पताल में लोग वो मारे गए, युद्ध में मारे गए, और बारूद के ढेर पर जिस तरह से गाजा को खड़ा किया जा रहा है, ये जंग कहां रुकेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता है कि अल्टीमेटली इजराइल की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, दुनिया इस जंग को रोक नहीं पा रही, कोई सीज फायर नहीं कर पा रहा है, और गांधी का देश जो हमेशा से शांति के लिए जाना गया, वो भी इंटरफियर नहीं कर पा रहा। दीपक भाई, बहुत पेचीदा मामला है। हमास ने जो किया उसकी निंदा करनी चाहिए, और हमास उसके बाद गाजा पट्टी पे जो हो रहा है उसकी भी निंदा करनी चाहिए। सवाल है कि इजराइल ने युद्ध के तमाम जो एक परंपरागत नियम होते हैं उसको तोड़ते हुए जवाबी हमला किया। यदि आप इजराइल के अखबार पढ़े, संपादकीय पढ़े उनके अखबारों के, तो वो कुल मिला के अपने ही नेतृत्व को घेर रहे हैं। सबसे बड़े अखबार ने ये तक लिख दिया कि हमास को हमले के लिए पुश किसने किया। क्या आप एक नस्लवादी वहां पे एजेंडा चला रहे थे? लेकिन ये इजराइल की अंदरूनी राजनीति है, मुझे उसमें कुछ लेना। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो यदि मैं देखूं तो हमारा पारंपरिक समर्थन हमेशा फिलिस्तीनियों को रहा है, और ये लंबे अरसे तक रहा है। यहां तक कि जब फॉरेन मिनिस्टर थे अटल जी का भाषण भी वही इंडिकेट करता है। किसी भी देश की विदेश नीति इतनी जल्दी बदलती नहीं। विदेश नीति, वित्तीय नीतियां ये लंबे समय के लिए होती है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। लेकिन 2014 के बाद जो हमारे यहाँ विदेशी चीजों को भी देश में कैश करने का जो प्रयास होता है वो इतना दुखदाई है, क्योंकि हमारे यहाँ बस अब 24/7 हमारी सरकारें सिवाय चुनाव के लिए काम करती है, ऐसा मुझे लगता है। इजराइल पे हमला होने के तुरंत बाद जिस हिसाब से ट्वीट गया प्रधानमंत्री जी का, उसको पीएमओ ने भी रीट्वीट नहीं किया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में भी हंगामा मच गया कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल इजराइल हमास का नहीं है। यदि भारत का इंटरेस्ट देखा जाए तो ये जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट आपने बताया, जो भारत को मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यदि ये लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमें मिडिल ईस्ट के देशों को भी दोस्त मानना होगा, हमें इजराइल से भी जाना होगा, हमें जॉर्डन से भी जाना होगा, तो हमें इतने जल्दी रिएक्ट नहीं कर लेना चाहिए था। आज भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री नरुआ कुंजरुआ के मोड में है। आज भी हम, चलो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमास के ऊपर जो मतलब जो गाजा पट्टी में हमला हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन जो दोषी है उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन जिस तत्परता से इजराइल पे हमला होने के बाद तुरंत कुछ मिनटों में ट्वीट आया, आपको हमास के मतलब गाजा पट्टी पे हमले पे ट्वीट करने में इतनी देरी लगी। जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं कहा कि ये गलत हुआ है तब तक आप चुप रहे। क्या आप अमेरिका के हाथ में टूल बन के खेल रहे हैं? जी जी जी। मैं आ रहा हूँ लखेड़ा साहब पास। लखेड़ा साहब, बहुत बारीकी से आप दुनिया की राजनीति भी समझते हैं, कूटनीति भी समझते हैं, और देश की तो समझ ही रहे हैं आप।
ऐसे ही बाल नहीं पके आपके। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी वियतनाम जाते हैं, गांधी की प्रतिमा का अनावरण होता है, गांधी की मूर्ति पे फूल चढ़ाते हैं। मोदी जी भी गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, चाहे वो अमेरिका जाएँ, चाहे जर्मनी जाएँ, कि गांधी के इस देश को क्या पैगाम देना चाहिए? इज़राइल को खासकर, जो लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। छोटे-छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, 6-6 महीने के, 8-8 महीने के। कुछ लोग तो अस्पतालों में इलाज कराते ही जहां जिंदगी के लिए गए थे वहां मौत लेके आए बम से अस्पताल में। क्या लगता है आपको, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? मैं दो चीजें बताना चाहता हूं इस पूरे मामले पर जी जो आपने आपने वृत्तांत शुरू जी किया कि ये देखिए कि ये जो गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है। मैं कूटनीति का एक बहुत बड़ा सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं कि समझदारी इसी में होती है कि जब पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा हो या युद्ध का उन्माद हो रहा हो, तो एक मैच्योर्ड कंट्री और एक बड़ा देश, जिम्मेदार जिम्मेदार देश को देश। जिम्मेदार देश को, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री को शांति की बात करनी चाहिए। नहीं तो तो आप क्या शांति की कहना बात। चाह रहे हैं, अगर मैं पूछूं, मैं लखेड़ा साहब, हाँ, अगर मैं कहूं, जी आपको क्या लग रहा है कि इजराइल कुछ अति कर रहा है, इजराइल को थोड़ा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए था? देखो देखो, मैं नेतन्याहू का आपने नाम लिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 1998 में ओस्लो संधि हुई थी, और ओस्लो संधि में आप गूगल पर देखेंगे और आपके जो दर्शक देखेंगे, ओस्लो संधि जो हुई थी उसके ठीक विपरीत आज नेतन्याहू का आचरण है। ठीक उसके खिलाफ अपनी ही जो ओस्लो संधि का जो पूरा जिसको पैरामीटर्स हैं उसका उन्होंने, इजराइल ने उल्लंघन किया है। हम ये कह रहे हैं कि शांति की बात क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री को तत्काल लोगों से ऐसा करके कि भाई जहां पर है उसको वहां पर रोका जाए। क्यों नहीं रोक रहे आप? लोगों को, बेकसूर लोगों का कत्लेआम क्यों हो रहा है? जो जो जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, उनका कोई वास्ता नहीं है। कोई हमास का कोई इलेक्शन हुआ क्या इस फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में, कि चुनाव करके वोट करके उनको नेता बनाया हो? वो तो एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है और वो दुनिया उनका नेटवर्क है। अब उन्होंने किया है तो आप उसको अपने जी डिफेंस में, तो आपने जो कुछ किया है, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं, लखेड़ा साहब। इजराइल ने एक बात खत्म कर रहा हूं। इजराइल ने सेल्फ डिफेंस, जो जो इजराइल ने किया है फिलिस्तीन के खिलाफ जी और गाजा पट्टी के मासूम लोगों के खिलाफ, उसको आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस नहीं कह सकते। ये जिसको कहते हैं, आपने बूचड़ खाने की में तब्दील कर दिया पूरे गाजा पट्टी को, और बेरहमी से आप लोगों को मार रहे हैं अस्पतालों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अस्पताल में, अभी क्योंकि पुष्टि नहीं हुई, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है कि मैं जी ये जस्टिफाई करूं कि किसने किया। सवाल ये है कि आप बेकसूर लोगों को लाइसेंस किसने दिया आपको? अगर आप पर आतंकवादी हमला हो तो बेकसूर लोगों को आप मारेंगे, निहत्थे लोगों को मारेंगे, औरतों को, बुजुर्गों को, बीमार को, छोटे छोटे अबोध बच्चों को, महिलाओं को, जिनका दूर दूर तक कोई उस आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं है, जिनका हमास से कोई वास्ता नहीं है, क्या आप उन लोगों को मारने का लाइसेंस में लाया आपको क्या? तो ये सारे सवाल हैं, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसी अंधेरी सुरंग में पूरी जंग चली गई है जहां से भारत की कूटनीति को बाहर निकालना और इजराइल का इससे बाहर निकालना, इवन अमेरिका का बाहर निकालना बहुत मुश्किल है इस पूरे जंग में। टाइगर, मैं आ रहा हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ। ये जो कॉरिडोर बन रहा था, जो भारत से सऊदी अरेबिया और दुबई होता हुआ, इजराइल होता हुआ, जो यूरोप ये कॉरिडोर जा रहा था, बिजनेस कॉरिडोर कह लीजिए, कम्युनिकेशन का कॉरिडोर कह लीजिए, आप यूं कह लीजिए कि व्यापार के नए रास्ते भारत खोलना चाह रहा था। आपको लगता है कि ये जो जंग हो रही है, और ये जंग कहीं रुकती हुई दिख नहीं रही है, बदले की भावना से जंग हो रही है, और ज्यादातर जो ये रास्ता जा रहा था भारत का, ये सऊदी अरब से जा रहा था, ये दुबई से जा रहा था, ये जॉर्डन से जा रहा था। आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट, और मोदी जी काफी इसमें लगे हुए थे, क्या ये प्रोजेक्ट आपको कहीं ना कहीं इस पर संकट के बादल दिख रहे हैं? ये दीपक भाई, ये सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट तो खटाई में पड़क जाएगा। ये तो प्रोजेक्ट अभी शुरुआत हुई थी। अभी जो स्पीकर सम्मेलन हुआ G20 का, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट में लोगों को इनवाइट किया, इन्वेस्ट करे। कौन इन्वेस्ट करेगा? आपकी मनीषा क्या है? आपको या तो न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको इतने जल्दी पैनिक, मतलब इतने जल्दी रिएक्शन दे देते हैं, तो आप किसके हाथ में खेल रहे हैं? आप सिल्क रूट के बराबर का खेल खेलना चाहते हैं। अभी सिल्क रूट को लेके कल ही चीन के राष्ट्रपति ने फिर कड़ा एक बयान भी दिया है।
वो अपने सिल्क रूट के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। आज ये हमने जो प्रोजेक्ट कंसीव किया था, उसका तो मुझे ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 65% जो हमारे एनआरआईज है, आज वो एक्सपोज टू डेंजर है। आज जब हम ऐसी बातें करते हैं, तो वो भी मुस्लिम कंट्री में हिंदू है, उनका क्या? उनको भी आप एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि आपका गोदी मीडिया और आपका जो ये अंधभक्ति की फौज है, ये जो सोशल मीडिया पे ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको एक जगह दी है बोलने की। आपका ये कहना है कि हमारी जो गोदी मीडिया है, जिस तरह से वो एक भक्त बन के रिपोर्टिंग कर रही है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या हो उसकी कोई चिंता नहीं है। वो ये भूल गई गोदी मीडिया कि दुबई हो, सऊदी अरब और खासकर दुबई, हर व्यापारी का दूसरा भाई वहीं रह रहा है। हर परिवार, जो भी बिजनेस फैमिलीज हैं हिंदुस्तान की, सब वहां जाके टैक्स बचा रहे हैं। वो चाहे अडानी साहब के भाई हो, चाहे वो हीरा नंदानी हो, उनका बेटा हो, आप कोई भी बिजनेस घराना बताइए, सब के सब आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगे। तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू बिजनेस फैमिलीज है हमारे देश की बड़ी, वो वहां रह रही हैं, हमारे फिल्म स्टार्स वहां रह रहे हैं। इन सबका ख्याल रखना चाहिए कि भाई हमारे बहुत से नागरिक वहां पर रह के बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं, कमा रहे हैं, और आप इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं जो करोड़पति लोग हैं, एक्टर्स है, वो तो अपने लिए सेल्फ का डिफेंस की व्यवस्था कर लेंगे, वो तो बाउंसर रख लेंगे, वो तो सिक्योरिटी एजेंसी रख देंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वहां टैक्सी चला रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एयरपोर्ट सर्विस दे रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वहां प्लम्बिंग में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वहां बाकी काम करता है, बड़े का काम कर रहा है या छोटे मोटे काम, पढ़ाई का काम कर रहा है। और वो लोग जो घर पैसे भेज रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी। उसको आप कहीं ना कहीं खच्चीकरण कर रहे हैं बिना वजह। आप करना, अभी कनाडा का उदाहरण देख लीजिए। कनाडा में एक भारत का विरोधी, एक खालिस्तानी आतंकी समर्थक मारा जाता है, भारत सरकार ने कहा हमने नहीं मारा, हमारा कोई लेना देना नहीं। कनाडा के लोगों ने कहा कि आपने मारा, हमने कहा हमने नहीं मारा, बात यहां तक खत्म थी। सारे गोदी मीडिया टूट पड़े, अंदर घुस के मारा, और अब देखिए मोदी जी आए तो क्या होंगे, और 4 को मारेंगे, और इस बार कनाडा को भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के मतलब व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन को निकलना पड़ा बाहर, और ये बोलना पड़ा, द सेक्शन ऑफ मीडिया इन इंडिया इज रिपोर्टिंग लाइक दैट, कि अमेरिका भी साथ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं। उन्होंने कहा कि वी आर विद कनाडा एंड अमेरिकन, द इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू कोऑपरेट कैनेडियन गवर्नमेंट इन द एंटायर इन्वेस्टिगेशन। वहां ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक रिलीज दे दिया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी ये जो हवाबाजी है, एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के, और हमास में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जितने भी ये गाजा पट्टी पे कोई नहीं गया है, ये जितने भी रिपोर्टिंग करने गए हैं, वो जहां युद्ध, वहां बमबारी हो गई है, जो टूटे फूटे मकानों के सामने खड़े होके पीस टू कैमरा करके बताते कि युद्ध करने गए। लखेड़ा साहब, ये जो टाइगर ने एक बड़ी बात उठाई, उन्होंने कहा कि भाई कभी भी इंटरनेशनल मंच, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जहां पर जंग हो रही है, एक पक्ष यहूदियों का है, एक पक्ष मुसलमानों का है। मिडिल ईस्ट बेसिकली एक मुस्लिम रीजन है, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कुवैत, फिर इराक, फिर जितने भी देश हैं वहां पर, वो सब के सब मुस्लिम कंट्रीज के बीच में एक इजराइल है। वहां पर आपको किस तरह से बोलना है, हमारी मीडिया को किस तरह से बात करनी है, हमारी मीडिया को किस तरह से वहां पेश आना है? क्या आपको लगता है कि जो हमारी टीवी मीडिया के जो रिपोर्टर्स वहां गए हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर जो होना चाहिए, जो कंट्री को रिप्रेजेंट करे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि मैं देख रहा था कई ऐसे रिपोर्टर हैं जमीन पर लेट लेट के वो माइक लेके बोल रहे थे, और वहां पर बकायदा वहां के सैनिकों ने मना किया, ये तरीका नहीं है, इसको नाटक मत करिए। क्या लगता है आपको कि हमारा जो स्तर है रिपोर्टिंग का, वॉर रिपोर्टिंग का, वो बहुत नीचे आ गया है? जो इस तरह के जो सेंसिटिव, दो तरह की चीजें, ये तो आप डिप्लोमेसी कवर कर रहे हैं, और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में निश्चित रूप से खतरों में जर्नलिस्ट को खतरा भी है कि उन्हीं पर बम गिर गया, कुछ हो जाए। मैं मानता हूं कि सबसे पहले तो आपको उस क्षेत्र की, जहां आप गए हुए हैं कवर करने के लिए, उस क्षेत्र की जो सेंसिटिविटी है, जो एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो बारीक समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की वजह से वो एथनिक प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो उस पर आप कोई जा ही नहीं रहे हैं। आप भारत का जो मीडिया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अधिकतर, मैं प्रत्येक के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रिंट मीडिया की बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ रहा हूं,
वहां से, उस इलाके से, मिडिल ईस्ट से। तो लेकिन मैंने भी वार कवर किया, कारगिल की लड़ाई कवर की, लेकिन बड़े जिम्मेदार ढंग से एक एक शब्द का। जी टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह की चर्चा हो रही है और हम एक इंडिपेंडेंट फोरम है कि क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में ये जो आप कह सकते हैं बमबारी है या कन्फ्लिक्ट है, उसको बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर यहूदी और मुसलमानों के बीच भी जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। उसको उस लड़ाई को हिंदुस्तान में एक उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। आपको लगता है ये बहुत नाजुक मौका है? दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकती है, ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ सकती है। कम से कम ऐसे नाजुक मौकों पे जहां रोज 1000 आदमी 500 आदमी बेगुनाह मर रहे हों, राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का काडर हो, चाहे कोई पार्टी का सांसद हो, चाहे कोई पार्टी का मंत्री हो, देश में सबको रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये यदि जल्दी नहीं रोका गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकता है, क्योंकि रशिया, चाइना, कोरिया ये ऑलरेडी इस पे बात कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में उतर रहे हैं। बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश है सब लामाबंद हो चुके हैं। अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप के कई देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उनको भी ये डर है कि कहीं ये युद्ध भड़क गया तो ये बहुत लंबा खेल होगा, इसलिए वो भी अवॉइड कर रहे हैं। और इसी हाल ही में जो गाजा पट्टी में जो एड आना शुरू हो गई है, जो अलग अलग देशों से, जो अमेरिका ने इजराइल को कन्विंस किया कि आप कम से कम एड आने दीजिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे। दूसरी बात है कि भारत में हिंदू मुसलमान चाहे चुनाव में चलता हो, अमेरिका में ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा इशू है। तो जब गाजा पट्टी पे हॉस्पिटल पे हमला हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी चुनाव लड़ना होता है अपने देश में। उनको भी लगा कि यदि इसको मैं लगातार समर्थन करता रहूंगा कि ये जो बच्चों की किलिंग है और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ मरीज मारे गए हैं 500 से ज्यादा, तो इनका कहीं ना कहीं हमें बैकलैश हो जाए, इसलिए ये सारे लोग तुरंत ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे। और ह्यूमन राइट्स की बात करने के तहत ये कहते कि नहीं नहीं ये गलत हुआ, ये हुआ। उसके बाद भारत को भी लगा कि हमारा आका, जैसा कि उमर खान जी ने कहा कि हमारा आका जो है ये भी बोल रहा है कि भाई वो गलत हुआ है हमास के साथ, तो इन्होंने भी कह दिया गलत हुआ है हमास के साथ। ये कुल मिला के भारत शांति की बात करता, भारत ये कहता कि हमारे दोनों लोगों के साथ अच्छे संबंध है और हम चाहेंगे कि ये शांति स्थापित हो। भारत पूर्ण रूप से शांति की वार्ता करने के लिए तैयार है, दोनों गुटों से बात कर रहा है, तो एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज जाता सबके लिए। आपने तुरंत ये जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया वो इतना डैमेजिंग हुआ। हालांकि उन्होंने ये ट्वीट, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 5 चुनाव के राजनीति को देखते हुए किया, लेकिन कई बार आप चौवन्नी उठाने के लिए पॉकेट से 1 रुपया मत गिराइए। आपको ये पता नहीं है कि आप छोटे लाभ के लिए आप कितना बड़ा हानि करने जा रहे हैं। जी कुल मिला के ये जो खेल हो रहा है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए दुखदायी है। और शायद अब प्रधानमंत्री भी इसको समझ गए हैं, अब आजकल वो भी कॉशियस है, अंधभक्त भी बड़े कॉशियस हो गए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमको बड़ी तकलीफ हुई है और जो गाजा पट्टी में हो गया, तो अभी अंधभक्त बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं 2 बातें, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए इसका कैसा पॉलिटिकल रिप्लिकेशन होता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। योगी जी ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ, जो केंद्र सरकार ने ली हुई लाइन के खिलाफ जो भी बोलेगा हम अरेस्ट करेंगे। फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ यूनिवर्सिटी में लड़कों ने जुलूस निकाला और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। अब भारत सरकार की नीति के खिलाफ क्या हुआ मुझे बताइए। भारत सरकार फिलिस्तीन को अपना दोस्त मानता है। यही हमारे जो विदेश मंत्री है, जो गांधी की प्रतिमा अभी आपने बताया और अनावरण करने गए थे, जयशंकर जी, इन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि हम इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं लेकिन फिलिस्तीन का साथ हमने कतई नहीं छोड़ा, हमारी दोस्ती बरकरार है। और यूपीए 2017 में, हाँ, यूपीए 2017 में तो भारत ने वोट किया है अगेंस्ट में इजराइल के। उन्होंने ये भी कहा कि हम फिलिस्तीन को यूपीए सरकार से ज्यादा एड दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, उस फिलिस्तीन को जिसमें भारत सरकार अपना मित्र मानता है, यूनाइटेड नेशंस में उसके साथ खड़ा होता है, उसको यूपीए गवर्नमेंट से ज्यादा एड देता है, उस फिलिस्तीन के समर्थन में यदि कोई नारा लगाता है तो अपने देश में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। यह है अंधभक्ति। क्योंकि कुछ अधिकारियों ने हमारे पंडित योगी जी को बता दिया और फिर उसके बाद आज तक के वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल देखा कि योगी जी ने
मोदी जी को भी मात दी। लखेड़ा साहब, आखिरी सवाल कर रहा हूं और एक पॉजिटिव नोट पे हमें खत्म करना चाहिए। आपको लगता है कि भारत, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे, तो यासीर अराफात पे बकायदा उसको हम पढ़ते थे, कहीं सवाल ना पूछ लिया जाए, और अक्सर अखबारों में तस्वीर छपती थी यासीर अराफात इंदिरा गांधी के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो हम लोग वो तस्वीरें देखते हुए बड़े हुए हैं। तो देश का जो फिलिस्तीन के प्रति हमारे देश का जो नजरिया है, और फिर इजराइल के प्रति, इजराइल से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, डिफेंस की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, इजराइल के हम एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, हम काफी उनसे रक्षा के बहुत से उपकरण खरीद रहे हैं, तो एक बिजनेस रिलेशन है स्ट्रॉन्ग, और फिलिस्तीन से इमोशनल रिलेशन है। आपको लगता है कि भारत एक ऐसी स्थिति में है कि ईमानदारी से आगे बढ़े और इस जंग को रोके? क्या ऐसी भूमिका निभानी चाहिए? क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में, हम एक न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल रहे हैं। आपने बोला कि भारत के फिलिस्तीनी के साथ अच्छे संबंध रहे, मैं ये थोड़ा सा अमेंड करूंगा, अच्छे संबंध रहे। फिलिस्तीन की आजादी के लिए भारत ने आवाज उठाई, एक तो संबंध होता है, और उसकी जो कॉज है, फिलिस्तीनी जनता का जो कॉज है, उनकी जो आजादी की जरूरत है। आप ये बताइए कि उनको जब इजराइल का आज से 1970 70 साल पहले पैदा हुआ इजराइल, तो उनका वजूद नहीं था दुनिया में, उससे पहले तो पाकिस्तान का वजूद था, इजराइल का कोई वजूद नहीं था। इजराइल को अमेरिका, जो ब्रिटिश ने उसी मानसिकता से बसाया, जिस मानसिकता से उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े किए, उसी मानसिकता ने उन्होंने इजराइल में एक फंदा फंसा दिया कि मिडिल ईस्ट में अपना एक लेटर बॉक्स होना चाहिए, तो उन्होंने इजराइल को एक लेटर बॉक्स बना दिया मिडिल ईस्ट का। और अब क्या कर रहे हैं, उसको वो धीरे धीरे करके, अब आपने क्या किया, धीरे धीरे करके जमीन कब्जा 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 करके, और कब्जा करके आपने जो 48% जो जमीन थी फिलिस्तीन की, आज पता है कितनी जमीन है? 12%। और ये जो अटैक हुआ है फिलिस्तीन पर, ये अटैक के बाद 3% 4% जगह रह गई। वेस्ट बैंक का जो 13% 13% से ऊपर जो लैंड थी, वो कब्जा करके बैठा, वो कब्जे, वो लगातार, वो अपने लिए कोई लॉ नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि भारत की जो भूमिका एक मैच्योर्ड कंट्री की होनी चाहिए। भारत आज इस स्थिति में है कि भारत अमेरिका को भी समझा, जो प्लेयर है इस गेम में, जो प्लेयर हैं, उन प्लेयर के इंटरनेशनल प्रेशर डाले इजराइल पर कि आप अलग थलग पड़ जाओगे, आप युद्ध रोकिए, आप वहां लोगों को, जो भूखे प्यासे बीमार बुढ़े बुजुर्ग महिलाएं जो तड़प रहे हैं, अब खाने पीने की छोटी छोटी चीजों, उनके दूध, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल, कल मैं देख रहा था कि हॉस्पिटल में भूखा बच्चा है, भूख से तड़प रहा है वो बच्चा। मतलब आपको लगता है भारत को पहल करनी चाहिए? पहल करनी चाहिए, ये युद्ध को तत्काल खत्म करने के लिए जो कुछ हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर 72 आवर में। जी लखेड़ा साहब आप आए और वानखेड़े साहब आप आए, बहुत खुलकर बातचीत हुई, और मुझे लगता है दोस्तों के आगे हमने एक पर्सपेक्टिव रखा है कि देश के लिए क्या है इसमें सबसे फायदेमंद चीज हो सकती है। फायदेमंद चीज ये हो सकती है कि जो हमारी पुरानी लाइन है, भारत की जो पुरानी लाइन है, फिलिस्तीन के साथ इमोशनल रिलेशंस हैं, इजराइल के साथ बिजनेस रिलेशन है, इन दोनों को करीब लाने की कोशिश हो, इन दोनों में मीडिएट करने की कोशिश हो। अमेरिका को भी समझाया जा सकता है, क्योंकि आज बाइडेन के जो संबंध हैं हिंदुस्तान से, मोदी से, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो भारत को एक मीडिएटर की भूमिका निभाकर इस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, और उससे फायदा इस देश को ये है कि अगर ये आग बुझती है, संबंध फिर से यथावत होते हैं, हालांकि बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारा जो एशिया और यूरोप का जो कॉरिडोर है, बिजनेस कॉरिडोर, जो खटाई में पड़ गया, कम से कम उस व्यापार का प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। तो हमारे कहीं ना कहीं व्यापारिक हित भी हैं इसमें, इमोशनल हित तो हैं। और फिर सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया के बाद मुस्लिम्स की हमारे यहाँ रहती है, और 65% हमारे एनआरआईज मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, जो तकरीबन 20 से 25% रेमिटेंस देश की के लिए कमाई का साधन है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अगर ये जंग रुके और इसके रुकने की पहल भारत की तरफ से हो, यही सबसे बेहतर होगा। आप दोनों लोग आए, लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और टाइगर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।